दोस्तों, हेलो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। तो आज हम जो वीडियो देखेंगे ये हम इंडियंस के लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है। और ये हमें जितने भी बड़े लोग हैं, ट्रेड करते हों या ना करते हों, लगभग हमें जानना तो चाहिए कि हमारी जो इंडियन मुद्रा है, जो भी जिसका साइन रुपया है, रुपए बोलते हैं, तो आप जैसे पता होगा सभी को कि हम किसी देश से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें कुछ भी सामान, तो हमें पहले अपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता था ज़्यादातर डॉलर में। तो अब ये हमें लग रहा है ऐसा सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि जो आरबीआई की न्यू गाइडलाइन आई है उसमें आप पैसे में ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे और ट्रेडिंग भी। तो जो वीडियो है उसमें मतलब बेसिकली ये बोला गया है कि हमें लगता है कुछ देश होंगे जो, क्योंकि अभी ऑल ओवर पूरा वर्ल्ड ट्रेड तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका वगैरह उससे मतलब ट्रेड होता है, चाइना पता नहीं एग्री करेगा या नहीं करेगा। तो कुछ देश हैं जो मतलब भारत से जो मतलब चीज़ इंपोर्ट करते थे, उनसे भारत ने ये बोला है या फिर आरबीआई ने ये कहा है कि आप लोग डॉलर नहीं, हमको रुपये में ही ट्रेड करिए। तो बढ़िया मूव है और हमें लगता है ये एक पहला कदम है भारत के जो रुपए यानी इंडियन रुपी है उसको इंटरनेशनलाइज करने का ना। बिल्कुल, जैसे कि आपको पता हो जो चाइना की करेंसी युआन है, और चाइना हमेशा इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपने युआन में ही करता है। जो भी अभी चाइना पाकिस्तान को भी ऑफ़र कर रहा है कि आप अब हमारे अपनी जो मुद्रा से छोड़कर युआन से इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू करें, हम आपकी मदद करेंगे। एक सवाल पूछना चाहेंगे, अभी एक वीडियो हमने पहले देखा था तो उसमें हमने बोला गया था चाइना अपनी करेंसी को युआन भी कहता है और एक और भी कहता है, एक नाम उसका और भी है। तो आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि वो क्या है और हम इसका जवाब देंगे वीडियो के लास्ट में। तो सीधा चलते हैं वीडियो पर, सो लेट्स वॉच। वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स में प्रशांत धवन। सो फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा स्टेप उठाया है और अब इंडियन कंपनीज आराम से ट्रेड कर पाएंगी रुपी से भी इंटरनेशनल मार्केट में लिमिटेड कंट्रीज के साथ। यहाँ पे ऑफ कोर्स किस कंट्री को अप्रूवल मिलेगा उसकी जो जिम्मेदारी है वो सरकार के पास है, मगर यहाँ पे आप एक ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछोगे, वेट, अब आर्टिकल में लिखा है कि आरबीआई अलाउज एक्सपोर्टर्स टू सेटल ट्रेड इन रुपी। तो पहले क्या यूज करते थे? पहले भी तो रुपये यूज करते थे? नहीं, पहले हम एक और मेथड यूज करते थे। अब हम बेसिकली क्या करेंगे कि दूसरे देश में बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और वो देश भी हमारे देश में बैंक अकाउंट ओपन करेगा। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को और ये भी जानेंगे कि क्या इस मूव से हम इंडियन रुपी को बचा पाएंगे। इंडियन रुपी जो बहुत ज़्यादा करीब है 80 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से, कैन वी सेव द इंडियन रुपी विद दिस मूव? तो एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अशोक स्तंभ आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, तो आपको ये बताना है कि अशोक स्तंभ सम्राट अशोक ने किस साल में बनाया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 30 BC, 120, 469 या फिर 3 BC। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मैं दूंगा वीडियो के अंत में। ऑलराइट, सो पहले तो समझो बेसिक्स। अभी के लिए हम ट्रेड कैसे करते हैं? भूटान और नेपाल के सिवाय इन दोनों कंट्रीज को काफ़ी बार हम रुपी में पेमेंट करते हैं। ये लोग रुपी भी काफ़ी बार अपने सेंट्रल बैंक में रखते हैं एज करेंसी। इन दोनों देशों को आप अगर छोड़ दो तो भारत जब मान लो ट्रेड करता है फ्रांस के साथ, यूएसए के साथ या फिर जापान के साथ, तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि अपने रुपी से परचेज करते हैं इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट से डॉलर। अब यहाँ पे आप कहोगे ये फॉरेक्स मार्केट कहाँ पे है? ये देखिए, इसके हेडक्वार्टर्स आपको वेरियस जगह पे मिलेंगे, मगर लंदन इसका एक काफ़ी बड़ा गढ़ माना जाता है। तो लंदन से ऑपरेट करती है, मगर इंटरनेशनली आप आराम से फॉरेक्स मार्केट से अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो। तो मान लो अगर इंडिया की कोई कंपनी है, उसको पेमेंट करनी है जापान की किसी कंपनी को, तो पहले रुपी कन्वर्ट होगा डॉलर में और उसके बाद जापान डॉलर लेगा, जापान रुपी नहीं लेगा। जापान कहेगा कि रुपी का हम क्या करेंगे, डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में आराम से एक्सेप्टेड होता है। अगर जापान मान लो कि इंडिया को लैपटॉप्स बेच रहा है, उसके बदले में जो विदेशी मुद्रा जापान को आती है, फिर जापान उस पैसे का परचेज अगर मान लो करना चाहता है सी फूड या फिर वीट या कुछ और, तो वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड में रुपी की जगह आराम से डॉलर यूज़ कर पाएगा जापान कुछ और परचेज करने के लिए ना। अब ये सब जापान के लिए तो अच्छा है, मगर इंडिया के लिए ख़राब है। अगेन मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम कन्वर्ट करते हैं अपने रुपी को डॉलर में, तो डॉलर की डिमांड हम बढ़ा रहे हैं, इंडियन रुपी की डिमांड हम घटा रहे हैं। तो जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, बाहर के देशों से कुछ बाय करते हैं, तो रुपी की वैल्यू गिरती रहती है। तो सरकार अब यहाँ पर दो काम करना चाहती है। पहली बात तो रुपी की वैल्यू जो गिर रही है इसमें कुछ हम स्थिरता लेके आए। उसके अलावा कई देश है, फॉर एग्जांपल रशिया
रशिया के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो रास्ते में डॉलर का यूज ना आए, दोनों देश रुपी और रूबल से ही ट्रेड करें। और इसी के लिए आरबीआई ने बना दिया है एक खास मैकेनिज्म। नाउ मैं ये बात क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने सिर्फ रशिया का नाम लेकर ये मैकेनिज्म बनाया है। ये कल को हम किसी भी कंट्री के साथ कर रहे हैं, मगर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊंगा रशिया के बारे में, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इसका यूज़ इनिशियली हम रशिया के साथ ही करेंगे। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में हम और कंट्रीज़ के साथ भी ऐसा करें। इसमें होगा क्या कि रशिया और इंडिया एक दूसरे के देश में खोलेंगे नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट्स। अब यहाँ पे आप कहोगे इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव के, एक इंडियन के दृष्टिकोण से हम इसको कैसे देखेंगे। हम लोग पहली बात तो क्या करेंगे, इंडिया ओपन करेगा एक नॉस्ट्रो अकाउंट रशिया में। अब इस नॉस्ट्रो अकाउंट में इंडिया पेमेंट करेगा रशियन कंपनीज को। बेसिकली क्या होगा, बैंक रशिया का होगा, ठीक है, रशिया का बैंक होगा, उसमें इंडिया एक नॉस्ट्रो अकाउंट खोल देगा। सिमिलरली रशिया इंडिया में आएगा, मान लो हमारा कोई बैंक है जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ पे रशिया अपना एक बैंक अकाउंट खोल देगा, उसको हम लोग कहेंगे एक वॉस्ट्रो अकाउंट, और वहाँ पर रशिया हमको पेमेंट करेगा। अगर मान लो रशिया हमसे खरीदता है कुछ कुछ भी खरीदता है, मसाले खरीदता है, कुछ दवाइयाँ परचेज करता है, तो उसके बदले में इस तरीके से पेमेंट होगी। तो जो ये नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं, रशिया और इंडिया एक दूसरे के देशों में खोलेंगे, इसी के ज़रिए इंटरनेशनल ट्रेड होगा। फ़ायदा यहाँ पर इंडिया को ये है कि इंडियन रुपी को अब डॉलर में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर रशिया ऑब्वियसली खुद तो करेगा नहीं, क्योंकि इनको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से निकाल दिया गया है। तो रशिया बेसिकली क्या करेगा, इंडियन रुपीस इकट्ठा करता जाएगा, और कल को इंडिया से जब ये परचेज करेंगे, जो ये परचेज करेंगे इन द नियर फ्यूचर, बहुत कुछ परचेज करेंगे, उसमें इंडियन रुपीस का ही ये लोग यूज़ करेंगे। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इंडियन रुपी की डेप्रिसिएशन इससे थोड़ी बहुत रुक जाएगी। अब मैं वैसे आपको ये बता दूँ, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जी इससे इंडियन रुपी की जो गिरावट है ना, वो तो ना रुकती। मगर मैं एक आशावादी इंसान हूँ, मेरा यहाँ पर ये मानना है कि इंडिया प्राइमरली रशिया से आज के समय क्या परचेज़ कर रहा है, कच्चा तेल परचेज़ कर रहा है, वो भी थोड़े से डिस्काउंट पर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जब सऊदी अरेबिया से हम परचेज़ करते हैं कच्चा तेल, तब नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो तो कुछ नहीं होता। यहाँ पे तो सऊदी अरेबिया सीधा सीधा कहता है नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो रखो अपने पास, हमको दो US डॉलर, रुपये को कन्वर्ट करो डॉलर में, अपने रुपये की वैल्यू गिराओ, डॉलर दो हमको। वेराज रशिया से जब हम ऑयल परचेज़ करेंगे तब ये नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो आ जाएगा, तब डॉलर का यूज़ नहीं होगा। तो अगर इंडिया अपनी डिपेंडेंस रशिया पे बढ़ाता रहता है, और मैं आपको बता दूं अपनी टोटल ऑयल इंपोर्ट का 30-35% के आसपास कर देता है रशिया सोर्स्ड, तो इंडियन रुपी में आप कोई बड़ी बात नहीं है, एक उछाल भी देख सकते हो। अब मैं अगेन यही कहूँगा, कंडीशन ये है कि बड़ी संख्या में रशिया से ऑयल परचेज़ करो। ये यहाँ पर डॉलर की जो डिपेंडेंस है आपकी, जब आप परचेज़ करते हो सऊदी अरेबिया से, UAE से, इवन नाइजीरिया से और कंट्रीज से, उसको हटाकर अगर यहाँ पे नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो पे ज़रा फोकस किया तो इंडियन रुपी स्ट्रांग हो जाएगा। और अभी के लिए अगेन मैं आपको बताऊंगा, RBI ने जब इसके बारे में अपनी नोटिफिकेशन पब्लिश करी है, तो रशिया का यहाँ पर कहीं नाम नहीं है। तो ये एज्यूम मत कर लेना कि सिर्फ रशिया से ट्रेड करने के लिए ये सब किया है। कल को अगर मान लीजिए आवश्यकता आन पड़ी, तो श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, इवन चाइना के साथ, हु नोज, वी नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। जियोपॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। तो RBI ने बेसिकली एक रास्ता खोल दिया है रुपये की इंटरनेशनलाइजेशन का, क्योंकि अब होगा क्या कि आने वाले समय में बहुत से देश अपने विदेशी मुद्रा भंडारों में रुपये को होल्ड करके रखेंगे, और रुपये को जितना ये होल्ड करके रखेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड में रुपये उतना सर्कुलेट होगा, और हो सकता है कि युआन की तरह भी इंटरनेशनली रुपये की एक्सेप्टेंस बढ़े। ऑफ कोर्स इस सब में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि क्या इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन सकता है? क्या हम इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि पूरी दुनिया हमारे बनाए हुए गुड्स के पीछे भागे? ये सब करने के लिए ऑब्वियसली स्मार्टफोन इंडिया में बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो है इंडिया में बनाओ, दुनिया को मजबूर कर दो कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं तो मेड इन इंडिया ही आपको मिलेंगे। अपने आप देखोगे रुपये की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जो ये प्रोसेस है इंटरनेशनलाइजेशन का, ये थोड़ा सा किक स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, एंड इट इज़ अ ग्रेट मूव बाय RBI। टाइमिंग बहुत बढ़िया है इस मूव की। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि अशोक स्तंभ सम्राट अशोक ने किस साल में बनाया था? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 250 BC। जी हाँ, 250 BC में बना था, और आज भी 2022 में वी आर होल्डिंग इट प्राउडली एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। तो कैसा लगा वीडियो आपको? वीडियो हमें लगता है बहुत अच्छा था, और हमने जैसे शुरू में बोल दिया था कि ये
पहला कदम है रुपए को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए। बिल्कुल। तो और हमें लगता है इसकी टाइमिंग भी बहुत गजब है, क्योंकि आपने हमारी और भी वीडियो हो सकता है आपने देखे हो, और नहीं देखे तो किसी न्यूज़ पर तो ज़रूर देखे होंगे कि किस तरह जो बाइडन मोदी जी को पीछे से कॉल बैक करते हैं, हैंडशेक भी करते हैं और कुछ कहते भी हैं, अब ये पता नहीं हमें क्या कहते हैं। और वही जो फ्रांस के एम्यूनल मैक्रोन हैं, उनके साथ जप्पियाँ पा रहे हैं, क्या देख सकते हैं आप, गले मिल रहे हैं और बड़ा जोर शोर या फिर कह सकते हैं ना गर्मा गर्मी से। तो इससे पता चलता है हमें कि जो इंडिया की डिमांड है जो फॉरेन में हमें लग रहा है बढ़ रही है। तो ये हमें लगता है बिल्कुल सही तरीका था हमें अपने पैसे को और इम्प्रूव करने का, क्योंकि अगर पैसे से डॉलर की कंपेयर करी जाए तो डॉलर $1 80 रुपये के बराबर, 80 रुपये के बराबर, और कहाँ 1 रुपया। और अगर ये लगभग हो जाएगी बिल्कुल, और अगर जैसे आपने ये देखा नस्त्रों और वस्त्रों जो अकाउंट खुल जाएंगे, तो इससे पहले तो हमें नहीं समझ में आया कि व्हाट इज़ दिस, लेकिन जब बताया वीडियो में कि इस ऐसे जो दूसरे देश हैं वो हमारे देश की जो पैसे हैं उन्हें होल्ड करके रखेंगे, और हम उनके अब फ्यूचर में हम जब उनसे और कुछ लेंगे या परचेज करेंगे या देंगे तो वो हमें वही पैसे वापस देंगे। बिल्कुल है ना। तो जिससे डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है हम लोगों की वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल कोई भी काम करो फ्री ऑफ कॉस्ट तो होता नहीं। अगर पैसे के बदले आपको डॉलर मिलेंगे कहीं से भी, चाहे अमेरिका US कहीं से भी आप किसी बैंक से ले, तो वो कुछ ना कुछ तो टैक्स चार्ज करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो तेल परचेज करेगा अब इंडिया रसिया से, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में हो, ₹2 को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी ऐसा तो प्रशांत धवन ने बताया कि ऐसा कोई क्लियर नहीं कि आप रसिया कोई ले लें वहीं से होगा। उन्होंने अपना सजेशन दिया कि भारत को रसिया से सबसे ज़्यादा तेल परचेज करना चाहिए, क्योंकि अगर सऊदी अरब और नाइजीरिया वगैरह से कहीं भी लोगे तो ये लोग मांगेंगे डॉलर, हमें डॉलर चाहिए। और कुछ हद तक हमें लगता है इंडिया को अब कंडीशन भी करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया इतनी ज़्यादा मात्रा में तेल खरीदता है। और पता है एक अभी रिसेंट स्टेटमेंट में उन्होंने, जो नितिन गडकरी हैं परिवहन मंत्री, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया अगले 5 सालों में पेट्रोल का यूज़ करना ही बंद कर देगा। तो ये भी बड़ी बात है, क्योंकि हमें पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होगी तब, और ये मुमकिन हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि तब हम और चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, जैसे वेपन्स हो गए या फिर और सॉफ्टवेयर या फिर कुछ भी। और मेड इन इंडिया की तरफ से आप देख रहे होंगे जो मोदी सरकार है ज़्यादातर मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के बारे में ज़्यादा सोच रही है। और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि पहले हम जो भी वेपन्स हैं, फाइटर प्लेन हैं, और जो भी मैंने बताया वेपन्स यानी हथियार हैं, हम इनके पहले क्या होते थे इंपोर्ट करते थे, चाहे वो रसिया हो या चाइना से तो नहीं करा, रसिया हो या अमेरिका, इन दो देशों से ज़्यादातर करते थे। और अब इसके अपोजिट हो रहा है, हम फिलीपींस वगैरह और भी अदर कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम अपने फाइटर प्लेन हैं, मिसाइल्स हैं, उन्हें हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और उसकी शुरुआत सिर्फ फिलीपींस से अभी हुई है। बिल्कुल। और फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देंगे। बिल्कुल। और उसके बाद हमें लगता है वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया ऐसे देश जो है वो इसकी होड़ में आए। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मतलब सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भरता के लिए ये चीज़ काफ़ी मतलब बड़ी है। और जैसा कि अब ये भी बोल दिया गया कि जो ट्रेड भी है मैक्सिमम ट्रेड इंडियन रुपी में हो, उससे मतलब रुपए की जो स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी। बिल्कुल। और क्या वीडियो में लगा तुम्हें? अच्छा, वीडियो में हमें देखो एक तो ये जानकारी मिली कि जो हमारा पैसा है उसे इंटरनेशनलाइज्ड करा जा रहा है, यानी कि जो भी इंपोर्ट है, जैसे कि बिल्कुल चाइना की तरह, जो चाइना की नीति थी, चाइना भी इसी नीति को फॉलो करता है कि अगर हम किसी से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे तो वो अपनी मुद्रा में ही करेंगे, और ये भारत कर रहा है। तो आप अगर चाइना का युआन देखा तो उसकी भी वैल्यू काफ़ी अच्छी है, मतलब 1 युआन इज इक्वल टू $10। बताओ कितनी पैसे से, तो हमें लग रहा है कई ज़्यादा है। तो अगर ये चीज़ भारत ने भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाई तो आई होप कि जो पैसे की रुपए की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी, बट जिसे तो मतलब ये इसमें ये त्रुटि हो रही है कि शायद एक जो युआन है, मतलब एक जो डॉलर है वो $10 युआन के बराबर है, और एक जो मतलब युआन है वो 10 रुपये के बराबर है। ये ऐसा चक्कर है कुछ इसमें। तो ये तो खैर ये मैंने बिल्कुल क्लियर देखा है कि मतलब जो युआन है वो रुपए से 10 गुना मतलब पावरफुल है। जैसे 1 रुपये मतलब 1 युआन इज इक्वल टू 10 रुपीज़ एंड 1 युआन इज इक्वल टू मतलब $1 इज इक्वल टू 10 युआन।
तो मतलब जितना हमारा कमज़ोर है उतना ही अमेरिका का डॉलर उससे मजबूत है युआन से। तो ये बड़ी बात है कि जो हमारे बाद चाइना आज़ाद हुआ है और हमसे मजबूत उसने अपना पैसा कर लिया है, क्योंकि वहाँ पे जो वर्क इन्फोर्समेंट है वो सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, वो जब चाहेगी तब किसी को काम पे लगाएगी, नहीं चाहेगी तो नहीं लगाएगी। तो ये है। अब यहाँ पे क्या है, हम रात में मतलब 10 to 5 PM काम करते हैं और उनका शेड्यूल हमें लगता है दूसरा होगा उनका होगा 8 to 8, और उसके बाद भी अगर पूरा नहीं होता टारगेट तो और करो, क्योंकि वहाँ पे सरकार अजीब तरह से है। और जो मैंने सवाल पूछा था कि आप लोग बताएं कि जो युआन है, चाइनीज़ करेंसी युआन, उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम याद है तुम्हें? तो उसका दूसरा नाम प्रशांत भाई का ही एक वीडियो था जिसमें हमने बोला था, तो उसका दूसरा नाम है रैनमेंबी। हाँ, रैनमेंबी। ये जैसे कि आप कोई भी चाइनीज इस टाइम पे कोई भी चाइनीज़ चीज़ खरीदना आप, तो उस पर ये नहीं लिखा होगा कि चाइना के जो भी डॉलर का साइन हो या कुछ भी, तो उसमें लिखा होगा RMB। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही है, यानी कि चाइना का ही प्रोडक्ट है। तो वीडियो काफ़ी अच्छा था, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वो भी इन सभी चीज़ों से अवेयर हो जाएं, उन्हें भी पता चल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।